Brought to you by Kuku FM in association with Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। ईरान में महिलाएं खुद से अपने बाल काट रही हैं, हिजाब उड़ा रही हैं, नारे लगा रही हैं, डेथ टू द डिक्टेटर, तानाशाही मुर्दाबाद। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कुल की एक सपनों से भरी लड़की को बेरहमी से मार डाला गया है और उसका कथित गुनाह इतना भर था कि उसने ठीक से हिजाब नहीं पहना था। वो धर्म के नाम पर गढ़े गए नियमों से आज़ादी चाहती थी और इतनी सी चाह उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। आरोप है कि पुलिस ने कस्टडी में उसको बेतहाशा पीटा और पिटाई के चलते लड़की कोमा में चली गई और फिर अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। ये कहानी महसा अमीनी की है। 22 साल की महसा अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सवाल बरकरार रहने वाले हैं। आज हम जानेंगे महसा अमीनी के साथ आखिर हुआ क्या था, मॉरलिटी पुलिस की कहानी क्या है और ईरान में चल रहा प्रोटेस्ट अनोखा क्यों है। ईरान के बाद बात करेंगे चीन की। चीन का दोहरा चरित्र एक बार फिर खुलकर सामने आया है। 15 और 16 सितंबर को भारत, चीन और पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता समरकंद में थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) की बैठक में हिस्सा लेने के वास्ते। इस बैठक के बाद एक साझा डिक्लेरेशन जारी हुआ जिसमें सदस्य देशों ने आतंकवाद से लड़ने पर सहमति जताई। पर इसके एक दिन बाद ही चीन ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के एक प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने भारत पर हुए 26/11 के आतंकी हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया था। कहा जा रहा है कि चीन ने इस पर ब्लॉक किया पाकिस्तान के कहने पर। समझेंगे ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का कार्यक्रम दुनियादारी है। दुनियादारी के इस एपिसोड में हमारे सहयोगी हैं कुकू FM। ये एक ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म है। इस पर आपको एक किताब मैं रेकमेंड करता हूं। इसका नाम है ब्लैक टॉर्नेडो, द 3 सीजेस ऑफ मुंबई 2611। इसको सुनने के लिए आपको जाहिर सी बात है इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पर आप लल्लन टॉप के दर्शक हैं तो आप अगर पहले 500 यूजर्स हैं तो आपको 50% की छूट मिल सकती है। कोड डालना होगा LT50। अब खबर आगे बढ़ाते हैं। पहले बात ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी प्रोटेस्ट की। पूरा मामला ईरान की राजधानी तेहरान के एक मेट्रो स्टेशन से शुरू हुआ। 13 सितंबर को महसा अमीनी भाई के साथ तेहरान घूमने आई थी। ट्रेन से उतरी तो वहां मौजूद मॉरलिटी पुलिस ने उसको रोक लिया। वे उसके हिजाब को लेकर शंका में थे। उनके अनुसार महसा ने सही तरीके से हिजाब नहीं पहना था। वे उसे पुलिस स्टेशन ले गए, वहां तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल ले गए। 3 दिनों के बाद पता चला कि महसा की मौत हो गई है। अब इस घटना के 2 वर्जन सामने आए। पहला सरकारी है, सुन लीजिए। पुलिस और मंत्रालय का दावा है कि महसा को दिल की बीमारी थी, इसके चलते वो चक्कर खाकर गिर गई। अस्पताल ने भी बयान जारी किया सरकारी कि महसा को जब लाया गया तब तक उनका ब्रेन डेड हो चुका था। फिर ये बयान घंटे भर बाद डिलीट कर दिया गया। दूसरा वर्जन महसा के घर वालों का है। पिता ने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। आरोप लगाया कि पुलिस ने थाने में मारा पीटा जिसके चलते वो कोमा में गई। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी महसा की तस्वीर इस आरोप में दम भरती है। पूरे चेहरे पर मारपीट के निशान देखे जा सकते हैं। महसा के घर वालों ने पूरा CCTV फुटेज रिलीज करने की मांग की है और कहा कि पुलिस खुद को पाक साफ करने के लिए एडिट किया हुआ वीडियो दिखा रही है। ये तो आरोप प्रत्यारोप हुए। प्रोटेस्ट की बात कहां से आई? 16 सितंबर को महसा की मौत के बाद तेहरान में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए। फिर सरकार ने गुस्सा कम करने का एक रास्ता निकाला। वो महसा की बॉडी को प्लेन से उसके शहर सेकेज ले गए। 17 सितंबर को अंतिम संस्कार होना था। पुलिस की तैयारी थी कि कोई हंगामा खड़ा ना हो, पर लोग वहां भी सुबह से कब्रिस्तान के बाहर इकट्ठा होने लगे। लोगों ने महसा की अंतिम यात्रा के दौरान जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने अपने हिजाब उतारकर फेंक दिए। कुछ लोग सेकेज के गवर्नर के दफ्तर के बाहर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह उन्हें अंदर जाने से रोका। जब प्रोटेस्ट बढ़ा तब पुलिस ने फायरिंग की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब सोशल मीडिया पर भी इस घटना का विरोध शुरू हो गया। महिलाएं खुद से अपने बाल काटकर वीडियो पोस्ट कर रही हैं। दुनिया भर के कई नेता और मानवाधिकार संगठन महिसा की मौत की जांच की अपील कर रहे हैं और ईरान के सख्त हिजाब कानून को बदलने की मांग भी। सवाल अब यह कि ईरान में हिजाब को लेकर कानून क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। 1936 की बात है। उस समय ईरान में पहलवी वंश के रेजा शाह का शासन चल रहा था। रेजा शाह को बुर्का और हिजाब पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने हिजाब और बुर्के पर बैन लगा दिया।
वक्त के लिहाज से क्रांतिकारी कदम, लेकिन ईरान का समाज इसके लिए शायद पूरी तरह तैयार नहीं था। बैन के ऐलान के बाद पुलिस ज़बरदस्ती करने लगी। जिन्हें पर्दे से दिक्कत नहीं थी उन्हें भी परेशान किया जाता। इसके चलते बहुत सारी महिलाओं को उनके घर के पुरुष बाहर ही नहीं निकलने देते थे। फिर आया साल 1941। रेज़ा शाह को निर्वासन में जाना पड़ा। उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद रेज़ा पहलवी को गद्दी पर बिठाया। रेज़ा पहलवी ने बैन वाले नियम में छूट दी, पर वो भी पश्चिमी सभ्यता के पक्षधर थे। 1970 के दशक में रेज़ा पहलवी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और तब महिलाओं ने हिजाब को शाह के विरोध का प्रतीक बना लिया। नौजवान पीढ़ी अगर हिजाब पहनती थी तो कहती थी कि हम पश्चिम की वैल्यूज़ का और अपने शाह का विरोध कर रहे हैं, पर उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि यह बाद में उनके गले की फांस बन सकता है। फरवरी 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति सफल हुई। शाह का शासन खत्म हो गया। सामने आया आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का शासन, जिसने इस्लामिक गणतंत्र की बुनियाद रखी ईरान में। और इस नए निज़ाम ने क्या कहा कि कामकाजी महिलाओं को इस्लामिक ड्रेस पहनना चाहिए। इसका विरोध शुरू हुआ और तब कहा गया कि बयान का गलत मतलब निकाला गया है। वो ज़बरदस्ती थोड़े कर रहे हैं, सिर्फ मार्गदर्शन कर रहे हैं एक बड़े धार्मिक नेता की तरह। पहरेदारी को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। सरकार ये भी बोली कि जो हमारे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं सुझाव की शक्ल में, वो लोग कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और क्रांति के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। इसकी आड़ में प्रोटेस्ट दबा दिया गया। खुमैनी की धार्मिक पुलिस का दबदबा फिर बढ़ चुका था। इस धार्मिक पुलिस का काम खुमैनी के बताए अनुसार चीज़ें लागू करवाना। 1980 का साल आया। अगला ही साल सरकार ने सरकारी और निजी दफ्तरों में बुर्के और हिजाब को अब अनिवार्य कर दिया। और चूंकि प्रोटेस्ट पहले ही कुचल चुके थे तो कम विरोध हुआ। सरकार का मन बढ़ गया। फिर अप्रैल 1983 में पर्देदारी को सिर्फ कामकाजी नहीं सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य बना दिया गया। 7 साल से ऊपर की लड़कियों और महिलाओं के लिए हिजाब पहनना कंपलसरी कर दिया गया। ईरान के कानून के मुताबिक पब्लिक में सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं के लिए 3 तरह की सज़ा निर्धारित है। 10 से 60 दिन की जेल, 100 से 1000 रुपये तक का जुर्माना या 74 कोड़े मारने की सज़ा। ईरान के कानून में यह दर्ज नहीं है कि हिजाब पहनने का सही तरीका क्या है। फिर ये तय कौन करता है? ये काम धार्मिक पुलिस का है। और ये क्या है? इस तरह की पुलिस दुनिया के कई इस्लामिक देशों में है। इस फोर्स में शामिल लोग तय जगहों पर निगरानी करते हैं, देखते हैं कि लोग इस्लामिक कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं। उनके पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने, जुर्माना लगाने और जेल भेजने का हक होता है। ईरान में धार्मिक पुलिस को गश्ते इरशाद के नाम से जाना जाता है। ये सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर के आदेश पर काम करती है। इस तरह की सख्तियों के बावजूद ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का लंबा इतिहास रहा है। हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में मसीह अली नजात की कहानी सुनाई थी। वो पत्रकार थीं। हिजाब का विरोध करने के लिए उन्हें कोड़े मारने की सज़ा दी गई थी, फिर जेल में टॉर्चर किया गया। फिर वो लंदन चली गईं और वहाँ से उन्होंने हिजाब और बाकी दकियानूसी नियमों को चुनौती देना जारी रखा। इस एपिसोड को अगर आप देखना चाहें तो आज के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मसीह विदेश चली गईं, पर उन्होंने जाते जाते कुछ पंखों को हवा दी। ईरान में महिलाओं ने हिजाब का विरोध जारी रखा। वे कभी सड़क पर, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो कभी सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज कराती रहीं और इसके लिए कई बार उन्हें हिंसा झेलनी पड़ी। उन्हें टीवी पर माफ़ी मांगने के लिए भी विवश किया गया। सितंबर 2022 की अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सरकार ड्रेस कोड लागू कराने के लिए अब फेशियल टेक्नोलॉजी लाने पर भी विचार कर रही है। इसका इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर किया जाएगा। जानकारों की माने तो इससे महिलाओं का शोषण और बढ़ेगा। आज की कहानी का फोकस इसी हिजाब कानून की आड़ में हुई एक मौत का है। आरोपों के मुताबिक ये मौत नहीं, हत्या है। सरकार जांच की बात कर रही है। जांच इस बात की कि मौत की वजह क्या थी, लेकिन इन सबके बीच असली मुद्दा फिर से किनारे कर दिया जाएगा। क्या धर्म के नाम पर किसी की मर्जी से कपड़े पहनने की आज़ादी छीनी जानी चाहिए? क्या ये मानवीय अधिकारों के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें ये लगता है कि कोई इंसान क्या पहने ये उसका हक होना चाहिए। जब हम किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म होती है। मॉडेस्टी का एक कंसेप्ट है, लेकिन मॉडेस्टी के नाम पर किसी को बोल दिया जाए कि तुम सिर्फ यही कपड़े पहन सकते हो, दूसरे नहीं, और वो अपनी मर्जी से कपड़े पहने तो उसे जलील किया जाए, मारपीट की जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए, ये एक किस्म का पिछड़ापन है। अगर किसी को सख्ती करनी है तो इस बात पर की जाए कि किस तरह से आदमी और औरत के हक बराबर हों और वो प्रगतिशील किस्म के हों। अब इस पर चाहे तो ईरान हम पर भी लिबरल होने का ठप्पा लगा सकता है, या वो सब लोग जो ईरान के दकियानूसी कानून को किसी भी तरह के किंतु परंतु के साथ समर्थन देते हैं। मैंने कहा कपड़े पहनना आपकी इच्छा के अनुरूप है। संस्थानों में संस्थानों का नियम लागू होता है, लेकिन पूरे देश में एक ही तरीके से नियम लागू करना
और इसके बिना पर औरतों के शोषण को बढ़ाना, उसको लेकर कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। ईरान का चैप्टर यहीं रोकते हैं। अब बात चीन के दोहरेपन की करेंगे। जो पिछला हफ्ता बीता उसमें दुनिया ने 2 विरोधाभासी घटनाएं देखी। 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की समिट के बाद समरकंद डिक्लेरेशन, इसमें मेंबर देशों का साझा बयान। बैठक में क्या हुआ, आगे क्या करेंगे, इसके बारे में। इसका 20वां पॉइंट था, सदस्य देश अपने राष्ट्रीय कानून के मुताबिक और सहमति के आधार पर कुछ साझा सिद्धांत स्थापित करेंगे, जिसके जरिए आतंकी, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें वैसे संगठनों को शामिल किया जाएगा जिन्हें एससीओ के सदस्य देशों ने बैन कर रखा है। समरकंद की बात हो गई। बयान पर दस्तखत किसके? चीन, भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों के। इसके अगले दिन होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। इसमें प्रस्ताव आता है, एक पाकिस्तानी आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए अपील की जाती है। प्रस्ताव कौन लाता है? भारत नहीं, अमेरिका लाता है। भारत इसका को स्पॉन्सर था। अगर प्रस्ताव पास होता तो मीर की संपत्ति फ्रीज कर दी जाती, उसके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगता, सफर करने पर भी प्रतिबंध लागू होता। पर यह सब होता उससे पहले ही चीन ने वीटो लगा दिया। साजिद मीर कौन है? मीर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा यानी एलईटी का सदस्य है। लश्कर तैयबा की स्थापना 1980 में सोवियत अफगान वॉर के दौरान हुई। इसे बनाने के लिए फंडिंग उसामा बिन लादेन ने दी थी। जहाँ तक साजिद मीर की बात है, वो 1978 में लाहौर में पैदा हुआ। 1994 में मुलाकात हाफिज सईद से हुई। अफगान वॉर खत्म हो चुका था। अब लश्कर तैयबा का फोकस कश्मीर पर था और मकसद कश्मीर में आतंकवाद फैला के उसे पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश करना। हाफिज सईद से मुलाकात के बाद मीर लश्कर तैयबा से जुड़ गया। कुछ वक्त बाद साजिद को लश्कर के इंडिया सेटअप का इंचार्ज बनाया गया। फिर आया साल 2008। 26 नवंबर को मुंबई में कई अहम जगहों पर आतंकियों ने हमला किया। 3 दिनों तक चले हमले में लगभग 200 लोग मारे गए, 300 घायल हुए। मीर पर आरोप है कि उसने इस मामले में हैंडलर की भूमिका निभाई। वो मुंबई भेजे गए आतंकवादियों को दिशा निर्देश दे रहा था। पूरा प्लान उसी ने तैयार किया था। यानी साजिद मीर इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया था। बाद में साजिद मीर को एफबीआई ने भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित कर दिया। उसके ऊपर 40 करोड़ का इनाम है। जून 2022 में छपी मीडिया रपटों के मुताबिक पाकिस्तान में साजिद मीर को कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया। 15 साल की सजा सुनाई गई। कथित तौर पर इसलिए क्योंकि गिरफ्तारी का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। एक और थ्योरी फेमस है। कहा जाता है कि वो अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका है। साजिद मीर को वसी भाई, वसी इब्राहिम, अली भाई, मूसा भाई जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। अब लौटते हैं सिक्योरिटी काउंसिल पर। चीन लंबे वक्त से पाकिस्तानी आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर रोक लगा रहा है। अगस्त में उसने जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई। रऊफ मसूद अजहर का भाई है। इससे पहले चीन ने मसूद अजहर वाले प्रस्ताव को भी 4 बार वीटो किया था। सवाल ये कि किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का मतलब क्या है, कैसे किया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने का जिम्मा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल पर होता है। ये यूनाइटेड नेशंस का सबसे अहम हिस्सा है। यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएनएससी 1276 नाम से एक कमेटी बनाई है। इस काउंसिल का कोई भी सदस्य सिक्योरिटी का किसी व्यक्ति या संगठन को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव ला सकता है। फिर ये प्रस्ताव सभी मेंबर देशों को भेजा जाता है। अगर किसी भी मेंबर को भेजे गए प्रस्ताव से आपत्ति है तो उसे 5 दिन के भीतर बताना जरूरी है। 5 दिन के अंदर आपत्ति नहीं आई तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। प्रस्ताव पर किसी सदस्य के द्वारा आपत्ति जताई जाती है तो उसे होल्ड लिस्ट में डाल दिया जाता है। होल्ड कब तक रहता है? 6 महीने तक। समय सीमा पूरी होने पर 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। अगर इस दौरान दोबारा आपत्ति नहीं रखी जाती तो फिर स्वीकृत मान लिया जाता है। नियम के मुताबिक अगर सुरक्षा परिषद का एक भी स्थायी सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में वीटो करता है तो फिर प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। किसी को टेररिस्ट घोषित कर देने से फायदा क्या होगा? क्यों अमेरिका या भारत चाहते थे कि वो टेररिस्ट घोषित हो जाए? 1276 कमेटी अगर किसी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी या आतंकवादी संगठन घोषित करती है तो सभी मेंबर देश उसके खिलाफ कठोर रवैया अपनाएंगे। साथ ही उस व्यक्ति या संगठन के लोगों पर फॉरेन ट्रैवल पर रोक लगाई जा सकती है। उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। फिलहाल पाकिस्तान भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए उसे अपने यहाँ मौजूद आतंकियों पर कार्रवाई करनी है। तो दिखावे वाली कार्रवाई कर भी रहा है कुछ, पर दूसरी तरफ चीन की मदद से उन्हीं आतंकवादियों को बचा रहा है। ये दोहरा चरित्र उसे किस तरफ धकेलेगा, ये खुद पाकिस्तानियों को झेलना पड़ेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक जानकारी और, ललन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदरा, सबसे बिगड़ैल बेबी कई की नज़र में आ गया है। ललन टॉप का पॉडकास्ट बाजा डाउनलोड करिए ललन टॉप की ऐप और उस पर पॉडकास्ट सुनिए। हमारा भी एक पॉडकास्ट है, उसको सुनिए, बताइए आपको ग्रामीण का ये स्वरूप कैसा लगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।
लल्लन टॉप का सबसे ठस ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।